अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट के वो तमाम सवालात जो NTS 2009 से लेकर 2019 में पूछे गए हैं, उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए, पहला सवाल हमारे सामने है। याद रहे 2009 और 10 में हमें कोई सवाल चैप्टर 14 का नहीं मिला। हमारे पास पहला ही सवाल 2011 का है। द मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन अ टिश्यू इज कॉल्ड। किसी भी टिश्यू के अंदर खून का जमा हो जाना वो क्या कहलाता है? हेमरेज, हेमेटोमा, हेपेटोमा, हेमसील, हेमेटोमेसिस। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है हेमेटोमा। याद रखिएगा, हेमरेज क्या होता है? छोटी सी ब्लीडिंग। हेमरेज जैसे ब्रेन हेमरेज है ना, किसी जगह पर ब्लड का जो है वो जमा हो जाना हेमरेज कहलाता है। लेकिन मैसिव एक्यूमुलेशन, बड़े पैमाने पर खून का जमा हो जाना, ये क्या कहलाता है? हेमेटोमा। जबकि हेपेटोमा क्या? लीवर कैंसर को कहता है। और हेमेटोमेसिस जो है वो जब वॉमिटिंग के अंदर जब ब्लड आना शुरू हो जाए वो कहलाता है। तो आपके लेवल पे दो हैं, हेमरेज और हेमेटोमा में। तो हेमेटोमा कहलाता है किसी भी टिश्यू में बड़े पैमाने पे खून का जमा होना, ये हेमेटोमा कहलाता है। मामूली सी मिकदार में अगर है तो वो हेमरेज कहलाएगा। 2011 में एक ही सवाल पूछा गया था। आइए 2012 में देखते हैं वो कौन सा सवाल है जो चैप्टर 14 से रिलेटेड है। ओके भाई, चैप्टर 14 में 2012 में हमसे ये सवाल पूछा गया है। विच वॉल्व एक्शन रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज प्रेशर इन द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। कौन से वॉल? आपको हार्ट के वॉल तो सारे बताए गए हैं। कार्डियक साइकिल भी हमने पूरी समझाई हुई है। सेमी ल्यूनर वॉल हमने बताया था, एवी वॉल बताया था, ये सारी चीजें हैं। हमसे कहा जा रहा है किस वॉल के एक्शन की वजह से वेंट्रिकल में प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। तो क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल, ऑल वॉल, चारों की चारों वॉल की बात हो रही है। द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल, द ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड वॉल, द ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल, और ई में कहा जा रहा है द ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो डी है, द ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल। क्योंकि सेमी ल्यूनर वॉल जब ओपन होते हैं तो वेंट्रिकल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहां हमने कहा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एवी वॉल क्लोज होंगे, एवी वॉल क्लोज हो जाते हैं ऊपर से, और वेंट्रिकल का प्रेशर जब बहुत हाई होता है तो सेमी ल्यूनर वॉल क्या होते हैं? ओपन होते हैं। तो सेमी ल्यूनर वॉल का ओपन होना ये इंडिकेट करता है कि वेंट्रिकल का प्रेशर क्या है? ज्यादा है। तो इसके लिए आपने हमारा लेक्चर जो है वो कार्डियक साइकिल वाला जो है वो पूरा लेक्चर लाजमी देखिएगा। उसमें आपको पूरा ये मैकेनिज्म जो है वो समझ में आ जाएगा कि क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है। 2014 का सवाल था। आइए इसके बाद हम 2013 की तरफ बढ़ते हैं। 2012 के बाद के कौन सा सवाल जो है वो पूछा गया है। In human body, blood circulation from gut to the heart passes through the human body के अंदर ब्लड सर्कुलेशन गट से हार्ट तक, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर हार्ट तक किसके जरिए पहुंचेगी? पासिस थ्रू द। तो इसका करेक्ट आंसर हम एओर्टा, किडनी, लीवर, लंग, स्प्लीन। तो करेक्ट आंसर है लीवर। याद रखिएगा, इसकी सर्कुलेशन जो होती है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर, गट से हार्ट तक जो सर्कुलेशन पहुंचती है वो लीवर के जरिए क्या होती है? पहुंचती है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है। फिर इसके बाद 2013 के बाद आते हैं 2014 की तरफ, देखते हैं उसमें कौन सा सवाल हमसे पूछा जा रहा है। हम तलाश में हैं उसमें। ओके भाई, बच्चों वाला सवाल हमारे पास। द डायग्राम शोज हाउ वाटर इज लॉस फ्रॉम अ लीफ। वेपर की शक्ल में जा रहा है। बाय विच प्रोसेस इज द वाटर लॉस? लीफ के जरिए लॉस हो रहा है। किस प्रोसेस के जरिए? ऑस्मोसिस, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसक्रिप्शन। तो करेक्ट आंसर सबको पता होगा ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन का लेक्चर जिन्होंने अटेंड किया होगा, ऊपर से भी अगर देखा होगा तो इसको पता होगा ये ट्रांसपायरेशन है। जबकि हमने बहुत डिटेल में हमने ट्रांसपायरेशन को डिटेल में लेक्चर में डिस्कस किया हुआ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है। 2014 में एक ही सवाल था। आइए 2015 की तरफ चलते हैं। और 2015 में मुझे इस चैप्टर के बहुत सारे सवाल मिले भाई। देखो NTS वालों का जो है वो कोई भरोसा नहीं है, किसी चैप्टर से बढ़ बढ़ के सवाल भी देते हैं। ओके, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है। एक मिनट, कैमरा थोड़ा सा फोकस करते हैं। द टेबल रेफर्स टू ब्लड वेसल इन द ह्यूमन बॉडी। एक टेबल है, वेसल्स हैं, एओर्टा है। एओर्टा देखो यहाँ कुछ चीज़ों को PQR कर दिया ना उन्होंने। जैसा पल्मोनरी वेन है ना, वो क्या करती है? लंग्स से ब्लड लेकर आती है हार्ट पर।
सही है। अब इसी तरीके से यहाँ कह रहा है एओर्टा, जो वो क्या करता है, ऑल ऑर्गन कहाँ से ब्लड लेके जाता है, आपको मालूम है पी जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके जाता है। भाई लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से निकलता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से तमाम ऑर्गन तक लेके जाता है, तो पी क्या होना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेयर पी क्यू आर। अब आपको पता है पी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल वाले दोनों ऑप्शन हट गए, अब लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पी में फैसला हो गया। अब हेपेटिक आर्टरी जो है ना, एओर्टा, हेपेटिक आर्टरी जो है वो एओर्टा से ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, लीवर तक लेके जाएगी, तो आर क्या होना चाहिए, लीवर होना चाहिए। ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और आर क्या है, लीवर। किडनी तो नहीं है, तो हमें तो सीधा सीधा ऑप्शन मिल गया 85 का जो ये करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। लेफ्ट वेंट्रिकल से तमाम ऑर्गन, एओर्टा से वो लीवर पे लेकर जाएगी, हेपेटिक आर्टरी। बकिया दो नहीं भी पता तो भी आप अपने देखो, इस किस्म के सवाल को सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग का ऑप्शन मिल गया ना, देखो पी देख के मुझे 2 ऑप्शन हट गए, आर देखकर मुझे क्लियर अपना आंसर ही मिल गया, तो मुझे मेरे पास इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी 2015 में हमारे पास जो है वो एक और सवाल भी हमें मिल रहा है, आइए देखते हैं वो सवाल क्या है। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी की बात हो रही है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, कहीं और से हम एंटीबॉडी लाते हैं ना, वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, यूज ऑफ पोलियो वैक्सीन, passing of certain antibodies to the fetus by the pregnant woman, inoculation of antitoxin in case of puncture wound। अब देखो वैक्सीनेशन जो स्मॉल पॉक्स की होती है ना वो एक्टिव होती है क्योंकि एंटीबॉडी हमारी खुद की बनती है। पोलियो में भी क्या होता है, मरा हुआ पोलियो का वायरस हम बॉडी में दाखिल करते हैं लेकिन एंटीबॉडी हमारी अपनी होती है। सी में क्या कर रहा है, पासिंग ऑफ सर्टेन बनी बनाई एंटीबॉडीज जो होती है वो माँ से बच्चे में फीटस में दाखिल होती है, बिल्कुल पैसिव इम्यूनिटी है, ये हो गया। और इसी तरीके से जो है हमारे पास कहा जाए इनोकुलेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन इन केस ऑफ पंक्चर वुंड, जब भी हमें रगड़ लग जाती है हम टेटनस का जो इंजेक्शन लगाते हैं ना वो टॉक्सोइड होता है, उसमें भी बनी बनाई जो है वो हम क्या करते हैं, एंटीटॉक्सिन हम शामिल करते हैं। लिहाजा सी और डी जो है वो क्या है, एग्जाम्पल है किसकी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो हमारे पास इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो होना चाहिए ई होना चाहिए। तो इसके लिए आप हमारा लेक्चर जरूर देखिएगा, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास था ई। इसी 2015 में हमारे पास जो है वो एक और सवाल है जो कि केएमडीसी वालों ने पूछा था, देखते हैं वो सवाल कौन सा है, हम तलाश में हैं। एक मिनट, हम तलाश में हैं वो कौन सा सवाल है। ओके, ये सवाल हमारे पास है, Which of the following are found in both arteries and capillary? इनमें से कौन सी चीज़ है जो आर्टरी और कैपिलरी दोनों में पाई जाती है, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, एंडोथेलियल सेल, स्मूथ सेल। तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, आर्टरी और कैपिलरी के पास तो सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियल सेल ही होते हैं ना, और तो कुछ होता ही नहीं है, और यही एंडोथेलियल सेल आर्टरी के पास दूसरी चीज़ों के साथ साथ भी मौजूद होते हैं। तो कैपिलरी के पास तो सिर्फ एंडोथेलियल सेल है, तो आर्टरी और कैपिलरी के पास दोनों के पास कौन सी चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियल सेल। कोलेजन फाइबर कैपिलरी के पास नहीं होते, इलास्टिक फाइबर भी नहीं होते और स्मूथ सेल भी नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है मिनरल सॉल्ट इंटर अ प्लांट लार्जली थ्रू, मिनरल सॉल्ट जो होते हैं ना वो प्लांट बॉडी के अंदर कैसे दाखिल होते हैं, रूट हेयर, स्टोमेटा, गार्ड सेल, सेल वॉल, किसके जरिए दाखिल होते हैं, रूट हेयर्स के जरिए। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो ए है। फिर इसी तरीके से इसी ईयर में एक और सवाल है, अबाउट 55% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, 55% ह्यूमन ब्लड जो होता है वो किसके जरिए होता है, आपको बहुत आसानी से मालूम होगा, ब्लड प्लाज्मा। इसके लिए आप कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड वाला लेक्चर हमारा ज़रूर देखिएगा। उस लेक्चर की शुरुआत में ही बताया गया था 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड कार्पसल होता है, और इस 55% का 90% जो होता है वो वाटर होता है। पूरी एक एक चीज़ हमने चार्ट के जरिए समझाई है। उम्मीद है कि जिन्होंने बुक नहीं भी पढ़ी, सिर्फ लेक्चर देखे हैं, उनके सारे सवाल जो है ये आसानी जो है वो कवर हो रहे हैं। फिर जो है वो हमारे पास जो है 2016 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से सवाल हमसे पूछे गए। 15 के बाद 16 की तरफ बढ़ते हैं और 16 में ज़्यादा सवाल पूछे गए 14 के। The diagram shows apparatus set up to investigate the effect of changing the concentration of glucose in the surrounding solution on the movement of molecule through a selectively permeable membrane whisking tube in 15 minutes। अब देखो एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर 10% ग्लूकोज सोल्यूशन है और इसमें कहा जा रहा है सराउंडिंग सोल्यूशन जो है ना डिफरेंट कंसंट्रेशन के 1% से लेकर 10% तक इसके आसपास जो है ना हम सोल्यूशन इसमें शामिल करते जाएंगे। देखो भाई ये ट्यूब है, इसके अंदर 10% है और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है
और इसके आसपास 1 से लेकर 10% तक हम कोई भी सोल्यूशन रख सकते हैं। हमें कहा जा रहा है एज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन इन द सराउंडिंग सोल्यूशन इंक्रीजेस। सराउंडिंग देखो, इसको छेड़ना ही नहीं है अंदर वाले को। सराउंडिंग में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कि हम जो है वो बढ़ाते जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब देखो भाई होगा क्या कि भाई ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो अंदर ज़्यादा है ना, बाहर कम है, तो नॉर्मली क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा। लेकिन क्या होगा, कब तक होगा, जब तक दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम ना आ जाए। लेकिन हमने कहा कि अगर हम बाहर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा। यही होगा ना, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर बराबर जो है वो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर इंक्रीजेस। 2 में कहा जा रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल रीच एन इक्विलिब्रियम क्विकर, बिल्कुल 2 सही है। 3 में कहा जा रहा है देयर इज लेस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सराउंडिंग सोल्यूशन। नंबर 4 में कहा जा रहा है नेट डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेस। हमें तलाश करना है कि इसमें ओके इसमें हमारे पास जो है इस एमसीक्यू की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो हमारे पास नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर इंक्रीज, जैसे से जो है वो हम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो पानी की डिफ्यूजन में इजाफा हो जाएगा। पानी की डिफ्यूजन में इजाफा होगा बिल्कुल, क्योंकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी मतलब पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो ग्लूकोज वाटर की डिफ्यूजन में इजाफा होगा। 1 सही है। इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी आ जाएगा, ये भी सही है। और एक मिनट, पानी की डिफ्यूजन का हम जो है वो बात नहीं कर रहे। पानी के लिए जो वर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए ऑस्मोसिस का, तो ये हमारे पास नहीं। ओके ग्लूकोज जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी रीच कर जाएगा, ओके ये सही है। 1 नहीं, पानी की डिफ्यूजन की बात नहीं है, पानी के लिए ऑस्मोसिस होना चाहिए वर्ड। देयर इज लेस चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सराउंडिंग सोल्यूशन, बिल्कुल ग्लूकोज की अगर डिफ्यूजन अगर कम हो जाएगी ना, देखो ग्लूकोज इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, डिफ्यूजन कम हो जाएगी, तो देयर इज लेस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सराउंडिंग। इक्विलिब्रियम अगर देर से आता ना तो ग्लूकोज अंदर से बाहर आता जाता, सराउंडिंग का वॉल्यूम बढ़ता जाता। लेकिन अगर हम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे डिफ्यूजन कम हो जाएगा। डिफ्यूजन कम हो जाएगा मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा तो मतलब सराउंडिंग का जो वॉल्यूम होगा उसमें इजाफा क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 और 3 सही है। इसमें कहा जा रहा है नेट डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज, नहीं ग्लूकोज की डिफ्यूजन तो डिक्रीज हो रही है। और नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर इंक्रीज, वाटर के लिए तो ऑस्मोसिस का वर्ड होगा, डिफ्यूजन नहीं, तो मतलब 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। तो हमारे पास इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो डी है। इसका डी है, डी में कहा जा रहा है 2 and 3 ओनली। फिर इसके बाद जो है हमारे पास इसी ईयर में एक और सवाल भी हमारे से पूछा गया है इसी चैप्टर का, और वो बड़ा मजेदार सवाल है। One type of congenital heart defect is called atrial septal defect. एक congenital defect है atrial septal defect, यानी इंटर एट्रियल सेप्टम, 2 एट्रियम के दरमियान जो वॉल है ना उसमें सुराख होता है। Where the left and right atria are not completely separated, राइट और लेफ्ट एट्रियम जो है सेपरेटेड नहीं होते सही तरीके से। ASD usually result in blood moving from left atrium to right atrium, लेफ्ट से राइट की तरफ आता है। This will cause increased blood pressure in the right atrium, राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट जो होता है वो हाई प्रेशर होता है ना, तो ब्लड जो होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ चले जाएगा। Which of the following road describe the other effect of ASD on blood pressure and oxygenation? दूसरे इफेक्ट की बात हो रही है। अब देखो भाई, ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर इन सिस्टमिक एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा की बात हो रही है, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरी क्या होगा। अब देखो भाई, सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड होता है ना वो ऑक्सीजनेटेड होता है, कार्डियक साइकिल रिकॉल करनी है, और वो आ गया राइट में, तो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी जो है, गौर से सुनिएगा, पल्मोनरी आर्टरी जो है उसमें ऑक्सीजन में इजाफा होगा। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अब उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर मिक्स हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके मिक्स हो गया, तो इसका मतलब उसकी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो डिक्रीज वाले 2 ऑप्शन हट गए, इंक्रीज वाले रह गए। बी और डी में हमें क्या करना है, फैसला करना है। हमें किस में फैसला करना है, बी और डी में फैसला करना है। अब इनकी बात करते हैं, ब्लड प्रेशर इन सिस्टमिक एओर्टा, ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के, तो भाई परसेंटेज तो हमें पता चल गई ना कि परसेंटेज जो होगी वो इंक्रीज होगी, और बी और डी में अब फैसला करना है। अब जो है वो ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही है, एंड ब्लड प्रेशर इन सिस्टमिक एओर्टा। अब ब्लड प्रेशर इन सिस्टमिक एओर्टा जो हमारे पास है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड वाला खून तो राइट में जा रहा है, लेफ्ट साइड वाला खून राइट में जा रहा है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में सही तरीके से नहीं जाएगा, तो सिस्टमिक एओर्टा का प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो अब यहाँ इंक्रीज था, हमें मिल गया ये इंक्रीज ये डिक्रीज। अब ऑटोमेटिकली अगर हमें इसका नहीं भी पता तो हमें पता है कि आंसर यही है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, डी। जबकि ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि लेफ्ट से खून आ रहा है राइट में,
तो राइट में ज़रूरत से ज़्यादा खून आ रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर भी बढ़ेगा, ऑक्सीजनेशन की परसेंटेज भी बढ़ेगी, जबकि सिस्टमिक एओर्टा का प्रेशर जो होगा डिक्रीज होगा। ये वाहिद सवाल है जो मुझे बहुत ही पसंद आया और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। जिन्होंने हमारे कार्डियक साइकिल वाले लेक्चर अच्छे से अटेंड किया होगा वो उस पूरी कार्डियक साइकिल को रिवाइज करने के बाद इस एमसीक्यू को देखेंगे तो आसानी समझ में आएगा। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सा सवाल है, इसी ईयर में आया हुआ है और वो है मूवमेंट ऑफ आयन ए लार्ज मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ सेल। मूवमेंट ऑफ आयंस इन लार्ज मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन आ रहा है, मतलब फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। फैसिलिटेड डिफ्यूजन की डेफिनेशन जिन्होंने बुक से पढ़ी होगी उनको बआसानी समझ में आएगा। अगला एमसीक्यू हमारे पास जो है हम तलाश में है कि अगला एमसीक्यू कौन सा है। आइए इसी 2016 में देखो 3 हुए थे ना, डाउ ने अलग लिया था, लियारी ने अलग लिया, केएमडीसी ने अलग लिया, इसलिए 2016 के बहुत सारे सवाल हैं। इसमें कहा जा रहा है द टेबल शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लड इन वन ब्लड वेसल इन द बॉडी। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो, प्रेशर हाई। अब इनमें से कौन सी ब्लड वेसल है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, प्रेशर हाई होता है। एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, वेना केवा। भाई एओर्टा में प्रेशर बहुत हाई होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी जो होती है वो हाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है। बच्चों वाला सवाल था, ए इज द राइट आंसर। फिर जो है वो 2016 में एक और सवाल भी हमें मिल रहा है इसी चैप्टर से रिलेटेड। एथेरोस्क्लेरोसिस इज डिजीज ऑफ। एथेरोस्क्लेरोसिस किसकी डिजीज है, इम्यून सिस्टम, आर्ट्रियल वॉल, वेनल वॉल, लंग। एथेरोस्क्लेरोसिस पे पूरा लेक्चर हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है। एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ डिजीज ऑफ आर्ट्रियल वॉल, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है वो इसी 2016 जो ये लियारी वाला पेपर था केएमडीसी में तलाश करते हैं। केएमडीसी वालों ने भी जो है वो इससे सवाल लिया है। आइए ओके भाई, Which of the following processes occur in vascular tissue in leaves and in roots? इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो वेस्कुलर टिश्यू लीव्स और रूट्स में होता है? तो हमारे पास जो है हम बात करेंगे कि लीफ के अंदर पहले क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है ना। लीफ के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और जिसके जरिए सुक्रोज जो है वो तैयार होगा। इसी तरीके से जो है रूट्स के अंदर क्या होता है, रूट प्रेशर होता है जिसके जरिए पानी जो है वो नीचे से ऊपर आता है। अब कह रहा है सुक्रोज इंटरफ्लोएम एंड इज पॉलीमराइज्ड टू स्टार्च, वाटर पासिस फ्रॉम, ओके ये वाला ऑप्शन डॉट किया। सुक्रोज इंटरफ्लोएम बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एंड द वाटर पोटेंशियल नेगेटिव, ये सही ऑप्शन है। वाटर पासिस फ्रॉम, वाटर नहीं दाखिल होता, सुक्रोज दाखिल होता है। वाटर पासिस आउट ऑफ फ्लोएम एंड इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपायरेशन, जो है वो ओके। तो सुक्रोज की फॉर्मेशन हो रही है, ये सही है। रूट प्रेशर एंड ट्रांसपायरेशन पुल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेप, और बिल्कुल सही है। एसेंट ऑफ सेप का जो ताल्लुक है वो रूट से है और सुक्रोज जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए दाखिल होगा जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल कम होगा। ये दो तो हमें मिल गए हैं, लेकिन हम एहतियातन देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा ऑप्शन भी कोई सही हो। तो इसमें कहा जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्ट इनटू पेरिसाइकिल मेक द वाटर पोटेंशियल देयर इज हाई। सोल्ट का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, ये गलत हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इनटू जाइलम मेक द वाटर पोटेंशियल मोर नेगेटिव, नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की वजह से वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से वाटर पासिस फ्रॉम फ्लोएम टू जाइलम बाय ऑस्मोसिस। देखो सारी कहानी क्या है, यहाँ ज्यादातर ऑप्शन जो है ना करीब करीब क्लोज है, पहचानना मुश्किल है, लेकिन यहाँ वाले ऑप्शन बिल्कुल ऊट पटांगे कि भाई सोल्ट आ रहा है वाटर पोटेंशियल हाई हो रहा है, नहीं भाई कम हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है वो पानी आ रहा है, वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है, बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। और यहाँ फ्लोएम का जिक्र आ रहा है जबकि यहाँ जो है वो कह रहा है पानी आता है फ्लोएम से जाइलम पे, जबकि जाइलम से फ्लोएम पे जाता है, ये भी तो क्लियर कट हमें ऑप्शन मिल गया है बी। तो ये बड़ा खतरनाक आप कह सकते हो, इस टाइप के एमसीक्यू सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें आप देखा करें, इसको बिल्कुल एंड पे रखा करें और इसमें अक्सर आपको कोई ना कोई क्लू मिल जाता है जो आपको अच्छा स्कोर दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। फिर इसके बाद जो है वो इसी ईयर के अंदर, तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो बी है, बाकी ये 3 बिल्कुल ही फजूल थे, इस वजह से हमने इसको पहचान लिया। फिर इसके बाद जो है हमारे पास इसी 2016 में हम तलाश करते हैं कि हमें कोई मिले। The tendency of a solution to take up water when separated from pure water by a selective permeable membrane is called. Tendency of a solution to take up water when separated from pure water by a selective permeable membrane. हमने कहा selective permeable membrane के जरिए वाटर अपटेक करने की जो सलाहियत होती है उस सलाहियत को हम क्या कहते हैं, वो सलाहियत कहलाती है ऑस्मोटिक प्रेशर।
और वाटर लॉस करने की जो सलाहियत होती है वो कहलाती है वाटर पोटेंशियल। पानी अपटेक करने की जो सलाहियत है वो ऑस्मोटिक प्रेशर, और लॉस करने की जो सलाहियत होती है वो वाटर पोटेंशियल कहलाता है। तो इस एमसीक्यू में सलाहियत जो अपटेक की बात हो रही है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर जो है 85 का करेक्ट आंसर जो है वो ए है। इसी 2016 में हमारे पास जो है वो चैप्टर 14 का एक और सवाल, देखो बढ़ बढ़ के सवाल पूछे। तो 2016 जो है वो बेसिकली नाम है चैप्टर 14 का। Which method of gaining immunity can be described as natural and active? कौन सा नेचुरल और एक्टिव? एक्टिव का मतलब एंटीबॉडी हमारी अपनी बननी चाहिए। फीडिंग ऑफ कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम कहते हैं माँ का जो दूध होता है ना, जो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आता है, उसकी बात हो रही है। इनहेलिंग द चिकन पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स वायरस को इनहेल कर लेना। इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज थ्रू प्लासेंटा। देखो पैसिव में बनी बनाई एंटीबॉडीज आएंगी, एक्टिव में हमारी एंटीबॉडी खुद बनेगी। तो कोलोस्ट्रम जो होता है ना, माँ के जो दूध होता है स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आता है ना, बच्चे की पैदाइश के बाद, वो कोलोस्ट्रम कहलाता है। उसमें बनी बनाई एंटीबॉडी जिस्म में दाखिल होती है। और इसमें कह रहा है इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ये तो हो नहीं सकता। थ्रू प्लासेंटा, प्लासेंटा से भी बनी बनाई एंटीबॉडी बच्चे में दाखिल होती हैं। तो लिहाजा एक्टिव इम्यूनिटी का जो ताल्लुक है वो क्या है? बी है, इनहेलिंग द चिकन पॉक्स वायरस। चिकन पॉक्स वायरस जिस्म में दाखिल हो जाएगा तो हमारा जिस्म उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज जो बनाना शुरू कर देता है, वो एक्टिव की एग्जाम्पल होगा। फिर इसी ईयर में एक और सवाल भी जो है वो से पूछा गया है, और वो पूछा जा रहा है वो है ड्यूरिंग वेंटिकुलर सिस्टोल। वेंटिकुलर सिस्टोल के दौरान क्या होगा? वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होता है? ऑक्सीजन ब्लड इज पम्प इनटू एओर्टा, बिल्कुल। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प इनटू पल्मोनरी वेन, नहीं, वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प इनटू पल्मोनरी आर्टरी, नहीं, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प इनटू एओर्टा, बिल्कुल सही है। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प इनटू पल्मोनरी आर्टरी, सी इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर सी है। तो इसके लिए कार्डियक साइकिल वाला टॉपिक जिन्होंने अच्छे से अटेंड किया है हमारा लेक्चर, वो बआसानी इसको बता देंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद 2017 जो है पूरे सिंध का जब पेपर एक साथ होता था, होना शुरू हुआ, इसके बाद आइए देखते हैं उसके क्या सवालात हैं हमारे पास। ओके, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज कैरीड बाय अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड। इम्यूनिटी का पूरा लेक्चर आप जरूर देखिएगा, बड़ा मजेदार है, बहुत मेहनत से रिकॉर्ड किया हुआ है। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज कैरीड बाय स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल। ह्यूमरल इम्यूनिटी में कौन होते हैं? एंटीबॉडीज होती है, और वो एंटीबॉडी कौन बनाते हैं? बी सेल बनाते हैं। किलर सेल, हेल्पर सेल, ये वाले जो सेल होते हैं ना, वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो हमने समझाई हुई है, उसके अंदर सारी चीजें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी सेल। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज कैरीड बाय स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड बी सेल, जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। 2017 में एक और सवाल भी पूछा गया है इससे भाई, वो भी हम तलाश में हैं। ओके भाई, इसमें कहा जा रहा है ह्यूमन सेल मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सच दैट देयर इज अ हाई सोडियम कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल एंड अ हाई पोटेशियम कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। सपोज दैट विद इन द सेल मेम्ब्रेन आर सोडियम लीक चैनल, लीफ चैनल वुड अलाउ सोडियम टू। हमें कहा जा रहा है ह्यूमन सेल के अंदर क्या होता है? सेल के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सेल के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और हमें कहा जा रहा है सपोज कर लो कि सेल के अंदर जो है वो लीक चैनल मौजूद है, और वो लीक चैनल क्या करेंगे? इसमें कहा जा रहा है मूवमेंट, मूव आउट ऑफ द सेल बाय सिंपल डिफ्यूजन, मूव इनटू द सेल बाय सिंपल डिफ्यूजन, मूव आउट ऑफ द सेल बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मूव इनटू द सेल बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मूव इनटू द सेल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमें इस एमसीक्यू का आंसर देना है। तो याद रखिएगा सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो बाहर ज्यादा है, लिहाजा सोडियम जो होगा वो बाहर से अंदर आएगा, बाहर से अंदर आएगा। आउट वाले ऑप्शन 2 हट गए। अब इनटू की बात हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया। अब सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन तो ये है कि मेम्ब्रेन के किसी भी रास्ते से आ जाए, लेकिन चैनल बना हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई प्रोटीन है, और कोई ना कोई प्रोटीन जो है उसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, इसका मतलब कौन सी डिफ्यूजन होगी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? डी, मूव इनटू द सेल बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि चैनल के जरिए जो है वो क्या होगा? अंदर दाखिल होगा। बड़ा जबरदस्त और कॉन्सेप्चुअल सवाल दिया था। कुछ सवाल होते हैं जो वाकई हम अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छे सवाल हैं ज़हीन बच्चों को परखने के लिए। फिर इसके बाद कहा जा रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द एंट्रेंस ऑफ जर्म्स एक्सेप्ट। इनमें से जो है वो जर्म्स के खिलाफ प्रोटेक्शन सब देते हैं सिवाय एक के, टीयर्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीलेटेड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल।
तो करेक्ट आंसर क्या है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का इम्यूनिटी के अंदर कोई रोल नहीं है। तो 2017 में आपके सामने 3 सवाल जो है वो पूछे गए हैं। आइए हम 2018 की तरफ बढ़ते हैं, कौन कौन से सवाल जो है वो पूछे गए हैं। तो 2018 का पहला सवाल आपके 2 MCQ जो है इसमें पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम? इनमें से कौन सी चीज है वो इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है? फेगोसाइट्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, साइटोकाइनिन्स, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो बहुत ही बच्चे वाले ऑप्शन है, एथेरोस्क्लेरोसिस इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है। फेगोसाइट्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, साइटोकाइनिन्स ये इम्यून सिस्टम के लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद है कि वो लेक्चर आप देखेंगे, आपको बहुत फायदा होगा कि शॉर्ट लीव फेगोसाइट्स क्या होते हैं, लॉन्ग लीव फेगोसाइट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का क्या काम होता है, साइटोकाइन्स का क्या काम होती है, बहुत चीज़ें हमने डिटेल में और बहुत मेहनत से समझाई है। तो जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड किया होगा तो हंस के कह रहे यार बच्चे वाले सवाल पूछते हैं NTS वाले। तो एथेरोस्क्लेरोसिस इसका आंसर है। द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग द पैथोजेन्स, पैथोजन के खिलाफ लड़ने में कौन सा सिस्टम हेल्प करता है? मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी, इम्यून सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। तो 2018 के 2 MCQ के बाद आइए सबसे रिसेंट ईयर जो 2019 है, आइए हम उसमें तलाश करते हैं कि चैप्टर 14 से कौन कौन से सवाल थे। ओके, तो इसमें हमारे पास जो सवाल है हम उसकी बात करते हैं। Why some vegetable lose water when salt is applied to them? जब सॉल्ट अप्लाई करते हैं तो कुछ वेजिटेबल जो थे वो पानी लॉस करते हैं। क्यों? ए, ड्यू टू लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देन सेल, ड्यू टू मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देन सेल, ड्यू टू लेस पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देन सेल, ड्यू टू मोर पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देन सेल। तो अब इस MCQ का जो ताल्लुक टोटल जो है वो वाटर पोटेंशियल वाले टॉपिक से है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ड्यू टू मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देन द सेल। भाई सेल का जो पानी लॉस करने की जो सलाहियत होती है वो बढ़ जाती है बाहर के मुकाबले में, लिहाजा सोल्ट अप्लाई करने पर वो क्या करता है? लॉस करता है। इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो B है। फिर से 2019 में एक और सवाल भी हमसे जो है वो पूछा गया है, उसकी हम तलाश में है, देखते हैं क्या है। ओके भाई, हमें कहा जा रहा है व्हाट डज ए, एक मिनट थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। व्हाट डज ए इन द फॉलोइंग पिक्चर? इस पिक्चर के अंदर जो ए है ना, इस रास्ते को नाम दिया गया, उस रास्ते के बारे में पूछा जा रहा है कि वो रास्ता है क्या। तो मुख्तलिफ रास्ते हैं, सिम्प्लास्ट, सेलुलर पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे, ये पाथवे के नाम हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारे पास है ये सिम्प्लास्ट पाथवे है। सेल टू सेल जो पाथवे नजर आ रहा है ये एक इसको रिप्रेजेंट किया है, इस पूरे पाथवे को हम नाम देते हैं सिम्प्लास्ट। तो एपोप्लास्ट क्या होते हैं, सेलुलर पाथवे क्या है, सिम्प्लास्ट क्या है, ये जरूर आप टेक्स्ट बुक में लाजमी देखिएगा, बहुत आसान है। सेल टू सेल जो पाथवे है वो क्या है? सिम्प्लास्ट है। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है सिम्प्लास्ट को, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी है। इसी ईयर में एक और सवाल भी हमसे पूछा गया है और वो सवाल इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा। अ ग्रुप ऑफ इम्यून सेल दैट मीडिएट्स द सेलुलर इम्यून रेस्पॉन्स बाय प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग एंटीजन फॉर रिकॉग्नाइजेशन बाय सर्टेन अदर सेल ऑफ इम्यून सेल इज कॉल्ड। हमने कहा वो सेल जो क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेजेंटिंग एंटीजन फॉर रिकॉग्नाइजेशन। एंटीजन जो है उसको रिकॉग्नाइजेशन के लिए प्रेजेंट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल बच्चे वाला सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन सा होता है? एग्जांपल है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो इस MCQ का जो करेक्ट आंसर जो है वो C है। और इसके साथ ही हमारे आज की ये वीडियो मुकम्मल हुई, जिसमें हमने 2009 से लेकर 2019 तक हमने सारे MCQ जो है वो डिस्कस किए हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक भी लाजमी दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।